नमस्कार दोस्तों। तो अभी आपको पता है कि आज के दिन कई सारे इवेंट्स हो चुके हैं इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में। एक तरफ जो है इसराइल ने बताया कि हिजबुल्लाह के जो शुरा काउंसिल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल है, उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। मतलब ये एक तरीके से जो पूरा हिजबुल्लाह का हेड है, जो हिजबुल्लाह का चीफ है, जो उसका जनरल सेक्रेटरी है नसरुल्लाह, उसके ऊपर कहा गया कि डायरेक्ट अटैक है और हिजबुल्लाह को इससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, उसके चीफ एडवाइज़र को मार दिया। और अभी ये घटना घटी थी, उसके चंद घंटों में ही एक नई घटना सामने आई जहाँ पर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को भी मार दिया गया। और इसमें भी इजराइल को दोषी माना गया है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि ये काम कोई नहीं बल्कि इजराइल ने ही करा है। अब यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमास की वो खत्म हो गई है, तो अब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का एंड क्या होगा या नहीं होगा? क्या इसका एंड तब होगा जब हिजबुल्लाह को भी खत्म कर देगा इजराइल? ऐसा है क्या? क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी अब वॉर वेज कर दिया है इजराइल के ऊपर और 12 इजरायली सिटीजन्स को मारा है। एंड इजराइल किस तरीके से बदला लेता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये पहला सवाल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब एंड होगा। बिकॉज अभी यहाँ पर ऑस्टिन का आपके पास रिप्लाई आया था, यूएस के जो इस सीज फायर एग्रीमेंट को पूरा देख रेख कर रहे हैं, कि बहुत जल्दी इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। कतर, इजिप्ट जैसी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाए। सिर्फ एक कंट्री थी जो कि नहीं चाहती थी कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो, दैट वॉज इटसेल्फ इजराइल। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन इजराइल, और उसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की एक तरीके से साख भी दाव पर लगी हुई है इस पूरे वॉर के अंदर में। तो ही वॉज ऑफ दैट व्यू कि ये वॉर तब तक खत्म ना हो जब तक मैं पूरा हमास और हिजबुल्लाह को साफ ना कर दूं। तो सबसे पहला सवाल कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या स्थिति होगी। दूसरा सवाल कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर साइन नहीं होगा तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने वाला है मिडिल ईस्ट में। बिकॉज हमने पहले भी देखा था कि जब कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था ईरान के, वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला था, तब भी बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि एस्केलेट होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ मेजर हुआ नहीं मिडिल ईस्ट में। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारे सवालों के जवाब हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। सर को सबसे पहला रिस्पॉन्स आया है ईरान की तरफ से। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी ने कहा है कि इस्माइल हानिया को मार करके इजराइल ने बहुत बड़ी गलती करी है और यहाँ पर इजराइल से को बहुत सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये बात उन्होंने बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके कहा है। सीधा यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो जायनिस्ट रिजीम है इजराइल की, उसने हमारे बहुत बड़े कमांडर को मार दिया और वो हमारे यहाँ पर एज अ गेस्ट आए हुए थे और तब उनको हमारी टेरिटरी में मारा गया है और इसके लिए इजराइल को बहुत सीवियर पनिशमेंट्स झेलने पड़ेंगे। अब खमीनी के ये जो धमकी आई है इजराइल को बहुत सीरियस पनिशमेंट्स झेलने पड़ेंगे, ये क्या इंप्लाई करता है? अब देखो, आपको समझना पड़ेगा कि इज ईरान इन दैट पोजीशन कि वो इजराइल से सीधा फेस टू फेस वॉर कर पाए। अगर वो उस पोजीशन में होता तो वो वॉर पहले ही कर लेता। वो हमास के, हिजबुल्लाह के और हुदीस के दम पर वॉर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आप खमीनी के स्टेटमेंट्स देखो तो ये अपने आप में बहुत खोखले स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि हम हार्श पनिशमेंट लेंगे और फिर उन्होंने कहा कि ये रिवेंज इसके लिए लिया जाएगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। और ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स उन्होंने, जब ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ था पिछली बार, आपको याद होगा, तब इजराइल ने हमला किया था और IRGC के टॉप 2-3 कमांडर उसमें मारे गए थे। तब भी अयतुल्ला अली खमेनी ने मस्जिद से बाकायदे ये बयान दिया था, उस समय ईद का समय चल रहा था, कि ईद के बाद 11 तारीख को ईद थी और 12 तारीख को उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और पूरी तरीके से इजराइल को धाराशाही कर देंगे। और उसके बाद हुआ क्या? वो एकदम खोखले इनके बयान लिखे लगे और इन्होंने 200-300 रॉकेट्स मारे। जबकि हमास ने जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर, हमास एक छोटो ऑफशूट है, एक टेररिस्ट ऑफशूट है, उसने 1400 रॉकेट फायर किए थे, 1000 के करीब रॉकेट फायर किए थे। और ईरान एक पूरी कंट्री है जिसको काफ़ी पावरफुल माना जाता है मिडिल ईस्ट में, उसने 100-200 रॉकेट से अटैक किया। वो भी कौन से? शाहिद रॉकेट्स, मतलब जिनका जो ड्रोन्स थे वो शाहिद ड्रोन्स थे, जो कि बहुत ही खराब क्वालिटी के ड्रोन्स माने जाते हैं आज के टाइम में। और उसको क्या हुआ कि सारा जो रॉकेट्स थे, सारे ड्रोन्स थे, सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया इजराइल ने और एक भी अटैक जो है वो इजरायली टेरिटरी पर नहीं हो पाया। इजराइल को बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स पे नुकसान हुआ इजराइल को इससे। तो अयतुल्ला अली खमेनी का ये स्टेटमेंट कि हम ये रिवेंज लेंगे और हम पूरी तरीके से धाराशाही कर देंगे इजराइल को, ये बिल्कुल खोखले बयान है। और ईरान उस पोजीशन में ही नहीं, आप समझिएगा इस चीज़ को, ईरान क्यों उस पोजीशन में नहीं है। एक तो इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है और इस बार का जो इलेक्शन है उसने सुप्रीम लीडर की लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है ईरान के अंदर में। क्योंकि जहां पर सुप्रीम लीडर के अपने पर्सन्स थे जिनको वो चुनाव जितवाना चाहते होंगे, वो चुनाव हार गए और मसूद पेशकियान चुनाव जीत गए। और अगर आप मसूद पेशकियान जो प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, उनकी पॉलिटिक्स आप देखोगे तो हिज पॉलिटिक्स इज मोर ऑफ बीइंग इनटू
ईरान, वो ईरान के बाहर क्या हो रहा है, ईरान को सुपर पावर बनवाना है, मुस्लिम सुपर पावर बनाना है, ये सब के बारे में ही इज़ नॉट ऑफ दैट व्यू। वो ईरान को कैसे बेटर करना है, ईरान का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी, इकॉनमी कैसे सही चलेगी, इज़ मोर कंसर्न अबाउट दैट। तो मसूद पेशकियान इज़ नॉट ऑफ द व्यू कि हमास को सपोर्ट करो, हुदीस को सपोर्ट करो, इनको फंड्स पहुंचाओ, इनको हथियार दो, ये हिजबुल्लाह को हथियार दो और ये इजराइल से लड़ें, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्लियर हो चुकी है उनकी पॉलिटिक्स से, उनके स्पीचेस से ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो अयतुल्ला अली खमेनी के ये सारे जो बयान है कि हम रिवेंज लेंगे इजराइल से, ये सब फिर से एक बार खोखले बयान है और कोई बहुत बड़ा मेजर एस्केलेशन नहीं कर पाएगा ईरान। और अभी तो जान ऐसे ही हलक में अटकी हुई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीत करके आ गए, प्रेसिडेंट बन गए यूएस के, तो ये जो सैंक्शंस अभी लगे हुए हैं, कुछ रियायत है, वो रियायत भी खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही एंटी ईरान है, एंटी ईरान प्रेसिडेंट है। तो अभी और वैसे ही हलक में जान अटकी हुई है, तो ईरान कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेप इसमें नहीं ले पाएगा। अब आती है बात इजराइल की। इजराइल क्यों चाहता था कि ये वॉर खत्म ना हो, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल। इजराइल में दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है बेनी गांस का, जो कि बहुत बड़े हार्डलाइनर हैं वो भी, और दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू का। बेनी गांस को बनना है प्राइम मिनिस्टर, बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव नहीं करवाना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि अभी इस वॉर की वजह से हमारी इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है उसका, हमारे लोग भी मारे गए हैं इसमें, कई सारे हमारे खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हारेडी ज्यूज़ जो है वो भी हमारे खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैंने जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको भी लिमिट करने की कोशिश की, उससे भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो पॉलिटिकल सर्कल में काफ़ी नाराज़गी है बेंजामिन नेतन्याहू से। इस वजह से अगर अभी चुनाव हो जाता है तो बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा अनपॉपुलैरिटी, चुनाव हार जाएंगे वो। तो उनको चुनाव लड़ने के लिए क्या करना है कि वो हमास हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, और जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो ये मैसेज नहीं दे पाएंगे कि हम पूरी तरीके से वॉर जीत गए हैं। और जब तक ये मैसेज लोगों में नहीं जाएगा तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वो चीज़ आएगी नहीं, लोग वोट करेंगे नहीं बेंजामिन नेतन्याहू को। तो उनको पता है कि अगर मुझे ये चुनाव जीतना है तो सबसे पहले इस पूरे वॉर को सीज़फायर से नहीं बल्कि हमास को ख़त्म करके, हिजबुल्लाह को ख़त्म करके जीतना है। इसीलिए इस्माइल हानिया को आपने देखा कि उसका असैसिनेशन वहाँ पर हुआ। ईरान तो बहुत डेस्परेटली चाहता है कि अब हो चुका, बहुत हो गया ये वॉर, अब इसको ख़त्म करो, और वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप भी चेंज हो रही है। तो सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला अली खमेनी जो हैं, जो ऐसे बयान दे रहे हैं, आप देखिएगा एट द एंड, क्योंकि अगर उनको कुछ बहुत मेजर करना होता तो बहुत पहले जब ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था तभी वो पूरी तरीके से वॉर में उतर जाते। लेकिन अयतुल्ला अली खमेनी को भी पता है कि अभी वहाँ की उनके यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है। ही इज़ ऑल्सो द सुप्रीम लीडर, और उनको पता है कि ईरान को कैसे चलाना है। आज से नहीं चला रहे, वो बरसों से चला रहे हैं उसको। तो ही नोज कि हाउ टू रन ईरान। तो इसलिए वो भी एक बैकफुट पर ही है इसमें, और वो अभी फ्रंट फुट पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसीलिए इजराइल ने ऐसा मान लिया है कि ये वॉर हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमास का क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमास और हिजबुल्लाह का क्या होगा। देखो, हमास के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस्माइल हानिया जो था वो सारा इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिल रहा था हमास को, पूरी इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी हो रही थी, वो एक उसका चेहरा था इस्माइल हानिया। और इस्माइल हानिया को कहा जाता है कि कतर बेस्ड था, और इसीलिए इस्माइल हानिया जो है वो पूरी तरीके से ये सीज़फायर जो मीटिंग्स है, जो डेलीगेशन है, वो लीड कर रहा था डेलीगेशन को, मीटिंग्स कंडक्ट करवा रहा था, इंटरनेशनल सपोर्ट लेकर के आ रहा था। और अगर हमास को बचना है पूरे वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में, तो इस्माइल हानिया वाज दैट पर्सन जो बचा सकता था हमास को पूरी तरीके से एंड होने, क्योंकि इजराइल तो आतुर है कि पूरी तरीके से हमास को ख़त्म करो। अब याया सिनवार जैसे जो लोग हैं जो कि वहाँ गाजा स्ट्रिप से रूल कर, जो लीड कर रहे हैं, वो लोग बाहर नहीं आ सकते गाजा स्ट्रिप के। जैसे बाहर आएंगे मार दिए जाएंगे। जो इस्माइल हानिया का हाल तो वैसे भी उसने देख ही लिया है, तो वो वैसे भी बाहर नहीं आएंगे, बिकॉज उनके खिलाफ कई सारे वारंट्स हैं, कई अरेस्ट वारंट हैं उनके खिलाफ, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हैं कई जगह पर। तो वो जैसे ही बाहर आएंगे उनको पकड़ लिया जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट द पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर नॉट द एक्सेप्टेड लीडर्स। एक्सेप्टेड लीडर वॉज इस्माइल हानिया। तो इसलिए याया सिनवार वगैरह इस पूरे हमास को चला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। और कतर में अगर बेस थे इस्माइल हानिया, तो ही वॉज दैट पर्सन जो इसमें पूरा आगे बढ़ करके इसको सीज़फायर साइन करवा के हमास को जीवित रख सकते थे। तो अब आप मान के चलिए कि हमास का एंड बहुत नियर है, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल फेस था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और अभी कोई ऐसा फेस नज़र नहीं आ रहा है जो हमास को उस तरीके से लीड कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जहाँ पर रुके हुए थे इस्माइल हानिया, इसके बारे में जगह बहुत कम लोगों को पता थी। ये स्पेशल रेसिडेंस था जहाँ पर इनको रोका गया था वॉर वेटरन्स के लिए। और क्योंकि इस्माइल हानिया को टारगेट किया जा रहा है, ये बात सबको पता थी, ये बात ईरान की सरकार को भी पता थी कि मोसाद जैसी जो डिटेक्टिव एजेंसी उसको तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो सबको ये बात पता थी। लेकिन ये इंटरनल सर्कल में से बाहर कैसे गई बात, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एकदम एग्जैक्ट स्ट्राइक
इजराइल कैसे कर पाया? क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत थे, उनके पास बिल्कुल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, तभी इतना बड़ा अटैक हुआ है। तो हमास के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसका अब एज अ ग्रुप सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईरान इसमें बैकफुट पर ही रहने वाला है। ईरान फ्रंट फुट पर आके हमास को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचाएगा। और जो बचाने वाले लोग थे, जो कहा जा रहा था कि हमास को बचा सकते हैं, उसमें सबसे प्रबल दावेदार था कतर। कतर में बेस्ड थे इस्माइल हानिया, और कतर जो है वो पूरी तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट को परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। कतर अब इसमें से पीछे हट चुका है। कतर ने साफ कह दिया कि भाई देखो, इसमें इजराइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो यहाँ पर, बिल्कुल भी इजराइल नहीं चाहता। उसके बाद दूसरा जो है इजिप्ट, जो दूसरा पार्टनर था इजिप्ट ने भी सेम स्टेटमेंट दिया कि भाई इजराइल चाहता ही नहीं है तो ये सीज फायर कैसे साइन होगा। जब इजराइल जब तक चाहेगा नहीं, उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा मतलब इतनी जेन्युइन है नहीं उनकी डिमांड्स इजराइल की, जो पूरी की जा पाएँ, तो इजराइल ही नहीं चाहेगा तो ये बिल्कुल भी सीज फायर साइन नहीं होगा। तो दो जो सबसे मेजर पार्टनर्स हैं इजिप्ट और कतर, जो कि यहाँ पर हमास का पक्ष रख सकते थे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से पीछे हट चुके हैं और यूएस और इजराइल इसमें पूरी तरीके से हावी हो गए हैं। अब रही बात बाकियों की, बाकियों में कौन कौन आता है? बाकियों में आते हैं चाइना, रशिया, टर्की। अब देखो चाइना और रशिया की, रशिया ऑलरेडी फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से यूक्रेन के अंदर में, तो रशिया बिल्कुल दूसरी जगह पे अपनी टांग बिल्कुल नहीं फंसाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में खड़े होकर के कंडेम कर सकते हैं इस चीज़ को। रही बात चाइना की, चाइना का बहुत पैसा मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, चाइना बिल्कुल भी अभी किसी से पंगे नहीं लेने वाला है। और चाइना का जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मैग्नानिमस प्लान है और उसके लिए उसको इजराइल की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल करके, इसलिए चाइना इज़ नॉट गोइंग टू इंगेज इन टू द वॉर डायरेक्टली। और रही बात टर्की की इंटरनल कंडीशन है बहुत ख़राब, इराक में सिविल वॉर चल रहा है, तो दीज कंट्रीज विल नॉट कम एंड डायरेक्टली हमास के बिहाफ पे कि हमास तुम पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा वॉर लड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इन कंट्रीज से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इनका अपना पावर ब्लॉक है और ये दूसरी जगह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड दे आर नाउ बिकमिंग, देखो रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, बट चाइना इज नाउ गोइंग टू बिकम अ इकोनॉमिक सुपर पावर, जो कोशिश कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो कोशिश चाइना की है, तो चाइना बिल्कुल भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि ये वॉर वैसे भी एशियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं है कि चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। और आपने चाइना को देखा भी नहीं होगा कि एशियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके उसने कहीं एग्रेसिव नेचर दिखाया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। तो चाइना इज़ नॉट यूएस, चाइना इज़ नॉट एज फुलिश एज यूएस, तो चाइना इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट एनीवे। तो अब जो एकमात्र इनके पास, हमास के पास सपोर्ट है, दैट इज़ ईरान, एंड ईरान इज़ ऑन द बैक फुट। ईरान इज़ नॉट गोइंग टू कम ऑन द फ्रंट फुट, क्योंकि वहाँ की इंटरनल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो क्रक्स क्या निकलता है इस पूरी सारी चीज़ों का, कि हमास इज़ डूम टू फेल बिकॉज उनके पास जो सपोर्ट है, इंटरनेशनल सपोर्ट, वो जा चुका है। दूसरी चीज़, जो उनके पास जो पॉपुलर ओपिनियन था लोगों का उनके प्रति, जो इस्माइल हानिया गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब ख़त्म हो चुका है और अब इजराइल जो है पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे है। इट इज़ वेरी नियर कि वो हमास को शायद गाजा स्ट्रिप से ख़त्म कर दे, एंड इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ कंप्लीट वॉर ऑन हिजबुल्ला ऑल्सो। तो हिजबुल्ला के नसरुल्ला भी यहाँ पर बहुत खतरे में है और हिजबुल्ला का जो पूरा शुरा काउंसिल है वो पूरा खतरे में है। तो हिजबुल्ला और हमास दोनों की जान बहुत ज़्यादा मुश्किल में यहाँ पर पड़ी हुई है। और आगे आप देखोगे कि इजराइल ऐसे ही करते करते एक एक बड़े बड़े स्टेप्स आगे आपको लेते हुए नजर आएगा। जबकि एक तरफ बात ये चल रही है कि सीज फायर के लिए बात चल रही है और सीज फायर जल्दी साइन हो जाएगा, ये जल्दी साइन हो जाएगा कि मैसेजेस में बहुत बड़ा कांड तब तक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि अब इसका कैसे मारा गया हमास के चीफ को, कैसे इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, कैसे ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरफ जाने वाला है, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आपको पता लग गया होगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपकी राह और ज़्यादा आसान कर दी है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके इस कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। और इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी इस बैचेस में। और अभी रिसेंटली हमारा आज ही के दिन एक नया बैच शुरू हुआ है, मंजिल 2025 बैच। इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, उसके साथ जो भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उसके इवैल्यूएशन, उसके साथ साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सेशंस लगाए जाएंगे, स्पेसिफिक डाउट सेशंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ अनअकैडमी ही प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अनअकैडमी के कोर्सेज को, 15 मंथ के सब्सक्रिप्शन को, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।